मैं शर्तिया कह सकती हूँ, अगर आप ये दूध पिएंगे तो मुझे 1 महीने में अपने बच्चे की माँ बना देंगे। मंशा पूरे वसूख से कह रही थी। वो उसे हैरत से देखने लगा और उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। कहने लगा, मंशा ग्लास इधर दो। मंशा पीछे हटते हटते दीवार से जा लगी। नहीं, आप इसे पीकर जो कुछ करेंगे मैं सीधा ऊपर पहुंच जाऊंगी। मुझे सब पता है, बताया था मेरी दोस्त ने कि सारी गड़बड़ दूध पीने से ही होती है। शौहर दूध पीकर। मंशा ये कहकर चुप हुई थी। शहरयार उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया था। कहने लगा, ऐसा भी क्या करूंगा मैं इस दूध को पीकर कि तुम 1 महीने में प्रेग्नेंट हो जाओगी। उस बेवकूफ लड़की की बात समझ ही नहीं पा रहा था। वो मैं नहीं बता सकती, मुझे शर्म आती है। बस आप ही दूध नहीं पिएंगे शहरयार। मंशा ने दूध का ग्लास अपने पीछे छुपाया था। वो क्यों? शहरयार का चेहरा मंशा के चेहरे के बहुत करीब था। बस मैंने कह दिया तो कह दिया, नहीं पीना आपने ये। वो बुरी तरह से घबराई हुई थी। मेरी दोस्त ने कहा था जिस दिन उसका शौहर दूध पीता है तो पूरी रात उसके साथ। ये कहकर उसने झुरझुरी सी ली थी। शहरयार उसे यूं खौफजदा देखने लगा और फिर कहने लगा, मंशा दूध नहीं पीऊंगा तो आज की रात वो सब कैसे करूंगा जो करना बहुत जरूरी है। वो उसके कान के करीब होकर बोला था, तुम नहीं जानती ये एक जादुई दूध है। मेरे दादा ने शादी की पहली रात जब ये दूध पिया था तो दादी की चीखें पूरी हवेली में गूंजी थी। जानती हो, 1 महीने बाद ही वो हामला हो गई थी। अल्लाह ने मेरे दादा को बेटे से नवाजा था। अब्बा ने पिया तो सुना है अम्मा सुबह तक बेहोश हो गई थी और अल्लाह उन्हें भी बेटे दिए। अब बड़ा बेटा मैं हूं, इसीलिए आज मेरी बारी है तुम्हारी चीखें निकलवाने की। इसीलिए तंग मत करो, दूध का ग्लास इधर दो। मुझे पूरा यकीन है कि 1 महीने में तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो जाओगी। वो मंशा की अच्छी खासी जान निकाल चुका था, उसे मजीद डरा चुका था और वो यूं थी कि काटो तो लहू ना निकले। नहीं, मैं आपको ये दूध नहीं पीने दूंगी। शहरयार कहने लगा, दूध तो मैं पीकर ही रहूंगा। ये कहकर वो उसके और भी करीब आया और अपने दोनों हाथ उसकी कमर के पीछे ले गया। इससे पहले कि ग्लास पकड़ता, मंशा ने ग्लास आगे किया और एक ही सांस में पूरा ग्लास पी चुकी थी। शहरयार कहने लगा, ये क्या किया तुमने? देखो ये मर्द पीते हैं, अगर औरत पिए तो गजब हो जाता है, वो मर्दों वाले काम करने लगती है। ये सुनकर तो मंशा और भी ज्यादा डर गई थी। आपकी वजह से मुझे पता नहीं चला और मैं पी गई। ओहो, अब क्या होगा? शहरयार वो बुरी तरह घबराई थी। वो कहने लगा, आग लग जाएगी तुम्हें और इसे ठंडा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उफ, क्या करूंगा मैं? तुमने तो मुझे बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया। यह सुनकर मंशा बुरी तरह से डर गई थी। शहरयार उसकी उड़ी हुई रंगत देखकर कहने लगा, देखो ये दूध खास मर्दों के लिए होता है, अगर कोई औरत पी ले तो उसे साइड इफेक्ट भी हो जाता है। दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं, कुछ कुछ होने लगता है। ये सुनकर तो मंशा ने सीधे अपने दोनों हाथ ही अपने दिल पर रखे थे। दिल की धड़कनें तो वैसे ही तेज थी। कहने लगी, शहरयार मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा है। कहने लगा, हो गया साइड इफेक्ट। ये सुनकर वो घबराई थी। कहने लगा, जरा मैं भी तो देखूं कि तुम्हारी धड़कनें कितनी तेज हैं। उसने मंशा के सीने से उसका हाथ हटाया और अपना कान उसके दिल की धड़कनों पर रख दिया। परफ्यूम की मसरूर कुन खुशबू ने उसे अंदर तक मुअत्तर किया था। धक धक उसके दिल की धड़कनें बड़ी तेजी से चल रही थी और शहरयार पर बेखुदी छाने लगी। एकदम ही वो उसकी धड़कनों पर अपने लब रखकर उसे छक्का बाल हवा में उड़ती हुई दूर जाकर गिरी थी और मंशा ने नारा लगाया था। गली के छोटे छोटे बच्चे कहने लगे, मंशा आप ही, ये बेईमानी है। आपने कहा था तीसरी गेंद पर आउट हो जाऊंगी और 1 घंटे से आप ही खेले जा रही हैं। वो कहने की, तो आउट तो करो ना, फिर ही आउट होंगी ना, इस तरह आउट थोड़ी ना हो जाऊंगी। बच्चे बॉलिंग करा करा कर थक चुके थे, लेकिन अव्वल तो वो आउट हो नहीं रही थी। होती भी तो कहती कि नो बॉल थी। कभी कोई बहाना तो कभी कोई बहाना। अभी भी कह रही थी कि बस आखिरी बार। सब बच्चों ने कहा, मंशा आप ही, ये आखिरी बॉल है, अगर इसके बाद भी आपने बैट नहीं दिया तो फिर हम आपके साथ दोबारा नहीं खेलेंगे। एन उसी वक्त गली के अंदर सामान से भरा ट्रक आकर रुका। जैसे ही शहरयार ट्रक से नीचे उतरा ताकि मजदूरों से सामान उतरवा सके, मंशा के सामने वाला बंगला उन्होंने ही खरीदा था और उसकी वालिदा ने खास ताकीद की थी कि सामान अपने सामने एहतियात से रखवाना ताकि फर्नीचर खराब ना हो जाए। उसी वक्त बॉल सीधी शहरयार के कांधे पर जाकर लगी थी।
उसे लगा कि बस अब उसका कांधा गया काम से। जब उसने पलटकर देखा तो बैट मंचा के हाथ में था और वो दूसरे हाथ की उंगली दांतों में दबाए हुए थी, घबराई हुई खड़ी थी। उसने बड़े गुस्से से उसे देखा और सामान छोड़ छाड़ कर उसके पास आ गया। कहने लगा, ए लड़की, ये क्या हरकत है? वो कहने लगी, मैंने नहीं मारा। उसने जल्दी से बैट जमीन पर फेंका और वहां से वॉकआउट करने ही वाली थी जब शहरयार ने उसको बाजू से पकड़ा। कहने लगा, बैट तुम्हारे हाथ में है, बॉल तुमने ही मारी है, ये मेरा कांधा है समझी, ना कि विकेट जिसे तुम तोड़ दोगी। कहने की, गलती से लग गया, मैं तो अपने ध्यान में खेल रही थी, मुझे क्या पता था कि आप एकदम से सामने आ जाएंगे। अब मेरा बाजू छोड़ें वरना मैं शोर मचा दूंगी कि ये लड़का मुझे छेड़ रहा है। मंचा ने बिना डरे हुए कहा था। ये सुनकर शहरयार ने फौरन से उसका बाजू छोड़ा, फिर कहने लगा, देख लूंगा मैं तुम्हें। कहने लगी, हाँ हाँ मैं भी देख लूंगी, डरती नहीं हूं किसी से। ये कहकर वो अपने घर चली गई। सामने के घर में ही शहरयार उसकी फैमिली शिफ्ट हुई थी। जैसे ही मंचा घर के अंदर दाखिल हुई, उसकी वालदा ने जब उसका दुपट्टा कमर से बंधे हुए देखा तो कहने लगी, कहाँ से आ रही हो तुम? कहने लगी, अम्मी कुछ भी नहीं, बस बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही थी। उसकी माँ ने कहा, तुम कब सुधरोगी? अब छोटी बच्ची नहीं हो तुम कि गली मोहल्ले में खेलती फिरो। अब हम सोसाइटी में आ गए, कुछ तो तमीज सीखो। तुमने देखा है यहाँ लड़कियों को बैट बॉल खेलते हुए? कहने लगी, मैं कौन सा खेल रही थी, वो तो बच्चों ने मुझे कहा कि मंचा आप ही आए, आप भी खेल कर दिखाएं। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, बच्चे इतनी जिद कर रहे हैं तो उन्हें खेल कर दिखा ही देती हूँ। उसने लापरवाही से डाइनिंग टेबल पर रखे सेब में से एक सेब उठाया और खाने लगी। उसकी वालदा कहने लगी, थोड़ा घर पर तवज्जो दो, कॉलेज में आ गई हो। लेकिन कोई परवाह ही नहीं है। वो कहने लगी, अम्मी मुझसे ना ये काम नहीं होते। आमना बेगम कहने लगी, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें सर चढ़ा रखा है, सारे लड़कों वाले कामों की तुम्हें आदत पड़ गई है। असल में मंशा अपने 3 भाइयों की इकलौती बहन थी और वो उसके लाड नखरे भी बहुत उठाते थे, इसीलिए उसे घर के कामों के बजाय गली में बच्चों के साथ खेलने की आदत थी। अपने भाइयों के साथ भी ऐसे ही खेलती रहती थी, कभी फुटबॉल, कभी बैडमिंटन, तो कभी बैट बॉल। बड़े भाई की शादी हो गई थी लेकिन उसकी जॉब दुबई में थी, इसीलिए अपनी बीवी को भी वो दुबई ले गया था। दोनों छोटे भाई यहीं पर अपना कारोबार संभाल रहे थे। लेकिन जब भी मंशा की वालिदा उसे कहती कि घर के काम सीखो तो दोनों भाई कहते, कोई जरूरत नहीं है हमारी बहन को ये काम करने की। उसकी वालिदा कहने लगी, जब ससुराल जाएगी तो साथ में मुलाजमा भी भेज देना। तो वो कहने की, क्या बात है, हमारी बहन किसी की मुलाजमा थोड़ी बनने जाएगी, हम देखते हैं कि हमारी बहन से काम कौन करवाता है, मुंह सरना फाड़ के रख देंगे उसका। अपने भाइयों की ऐसी बातें सुनकर मंशा समझती थी कि उसके भाई सब कुछ संभाल लेंगे, इसीलिए उसके खाने पकाने की तरफ कोई तवज्जो ना थी, ना ही घर के किसी काम की तरफ, बल्कि अपना कमरा तक नहीं संभालती थी। जो चीज जहां बिखरी है बिखरी पड़ी है, उसे कोई परवाह ही नहीं होती थी। नहाकर आती थी तो तौलिया कहीं और उतारे हुए कपड़े कहीं और जूते कहीं। अभी 11वीं जमात में ही पढ़ती थी, बड़ी बेतरतीब सी लड़की थी। उसकी वालिदा तो अपना सर पकड़कर बैठ जाती थी। अपने बाल तो खुद उसे बनाने की आदत ही नहीं थी, या तो बड़े भाई उसके बाल बनाते थे या फिर उसकी वालिदा। बाल काफी लंबे थे, कहती थी, अम्मा मुझसे नहीं संभाले जाते। उसके भाई कहने लगा, इधर आओ मैं तुम्हारे बालों की चुटिया बना देता हूँ, और वो बना कर देता था। कई बार तो ऐसा होता कि वो यूं बात करती जैसे लड़के बात करते हैं, मैं ये करूंगा, मैं ये खाऊंगा, मैं ये पीऊंगा। बड़ी मुश्किल से उसकी वालिदा ने उसे समझा समझा कर आदत डाली थी कि तुम लड़की हो और लड़कियों की तरह बोला करो। लेकिन दुपट्टे का अभी तक होश नहीं था कि कैसे लेना है कैसे नहीं लेना। दूसरी जानिब शहरयार घर में सबसे बड़ा था, 2 भाई छोटे थे, घर की जिम्मेदारी उस पर थी, गुस्से का काफी तेज था। कोई चीज भी मिजाज के खिलाफ मिलती थी तो फिर शोर मचा दिया करता था। खाने में जरा सा नमक मिर्च या कम या तेज हो जाता तो खाना वहीं छोड़ देता था। 8 दिन में उसने पूरा घर अपने मुताबिक सेट करवाया था। कहता था कि अम्मी चाहे घर में एक मुलाजमा रखें या 10, मुझे हर बिल्कुल शीशे की तरह साफ चाहिए। उसने घर की खिड़कियों के तमाम शीशे दोबारा से चेंज करवाए थे, क्योंकि पहले वाले शीशों पर उसे दाग और निशान नजर आ रहे थे। हर चीज परफेक्ट अपने मुताबिक करके उसने दोबारा से अपनी कंपनी में जाना शुरू कर दिया था। एक बार वो वापस आया तो देखा कि वही लड़की बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही थी और सीधी बॉल शहरयार के कमरे की खिड़की पर जाकर लगी थी और छन्नाके की आवाज से शीशा चकनाचूर हो गया था। उसने जैसे ही गाड़ी अपने घर के पास रोकी और अपने कमरे का टूटा हुआ शीशा देखा तो उस लड़की पर बेतहाशा गुस्सा आया था।
वो गाड़ी से नीचे उतरा। मंशा तो पहले ही परेशान थी कि ये क्या हो गया। पहली बार उससे ऐसी गलती हुई थी। ऊपर से वो भी उस शख्स के घर का शीशा था जिससे उसकी चंद दिन पहले लड़ाई हुई थी। शहरयार उसके पास आया और कहने लगा, ये क्या किया है तुमने मेरा नुकसान करने का ठेका ले रखा है। पहले तुमने मेरे कांधे को विकेट समझकर तोड़ने की पूरी कोशिश की, और जब तुम्हारा दिल नहीं भरा तो तुमने मेरे कमरे का शीशा तोड़ दिया। इसके पैसे भरो लड़की, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो भी बेतहाशा गुस्से में था। वो कहने लगी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। एक तो पता नहीं मेरे हाथों आपका नुकसान ही क्यों होता है। बहरहाल इस बार शहरयार ने लिहाज नहीं किया था। उसकी कलाई पकड़ी और उसे उसके घर के पास ले गया। डोर बेल बजाई तो दरवाजा चौकीदार ने ही खोला था। कहने का, बुलाओ इसके घर वालों को, आज मैं इस लड़की का दिमाग दुरुस्त करके रख दूंगा। चौकीदार जब अंदर गया तो इत्तेफाक था कि उसका भाई भी घर पर ही था। जब उसने कहा कि बेगम साहिबा बाहर मंशा बीबी का हाथ एक लड़के ने पकड़ा हुआ है और बड़े गुस्से में है। इससे पहले कि उसकी वालदा बाहर मेन गेट तक पहुंचती, उसका भाई अब्बास पहुंच चुका था। जब अपनी बहन का हाथ एक नौजवान के हाथ में देखा और बहन को आंसू बहाते देखा तो उसे तो जैसे आग ही लग गई थी। कहने लगा, ये लड़के, मेरी बहन का हाथ छोड़ो। वो कहने लगा, इसका हाथ आप पकड़कर रखें अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहन मेरे हाथों से जाया ना हो जाए। मेरे कमरे की खिड़की का शीशा तोड़ा है इसने अपनी इस बॉल से। आइंदा अगर इसने मेरा कोई भी नुकसान किया तो याद रखिएगा, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अब्बास ने जब ये सुना कि गलती मंशा की है तो जेब से पैसे निकाल कर दे दिए। कहने लगा, आप अपना नुकसान पूरा कर लो। शहरयार पैसे लेकर जा चुका था। बहरहाल उन्हीं दिनों शहरयार की वालदा उसके लिए लड़की देख रही थी। जब उन्होंने पहली बार पार्क में मंशा को देखा तब वो उन्हें बहुत ही प्यारी लगी थी। पहली बार उसने दुपट्टा भी तरीके से लिया और अपनी वालदा के साथ बैठी हुई थी। तभी शहरयार की वालदा ने उनके पास जाकर बैठ गई। दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। आमना बेगम और रिजवाना बेगम काफी देर एक दूसरे से बातें करती रहीं। बहरहाल जितनी दोस्ती उन दोनों में थी, इतना ही शहरयार मंशा से चिढ़ता था। लेकिन रिजवाना बेगम को मंशा शहरयार के लिए पसंद आ गई थी। जब उन्होंने शहरयार से कहा कि मुझे तुम्हारे लिए एक लड़की बहुत अच्छी लगी है, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी उससे हो जाए, वो कहने लगा, अम्मा आप जानती हैं ना, मुझे सुलझी हुई तमीज वाली लड़कियां पसंद है। अगर वो लड़की ऐसी ही है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। शहरयार ने तो ये भी पूछने की जहमत नहीं की थी कि वो लड़की कौन है। रिजवाना बेगम तो जैसे खुश हो गई, कहने लगी, हाँ ना, बहुत अच्छी लड़की है। उन्होंने तो बस मंशा को एक ही बार देखा था और वो उनके दिल को जाकर लगी थी। एक तो बार जब वो आमना के घर गई तब भी मंशा तमीज के दायरे में ही उनके साथ बैठी थी। सब कुछ बनाया आमना बेगम ने था, लेकिन यही कहा कि मंशा मेरे साथ काम करवाती है, लेकिन मंशा को तो चाय तक बनानी नहीं आती थी। बहरहाल रिजवाना बेगम ने जब शहरयार का रिश्ता मांगा तो आमना बेगम की तो बाछें खिल गईं। अच्छे लोगों से बेटी का रिश्ता आ गया था और उन्हें तो उम्मीद ही नहीं थी। जब उन्होंने अशरफ साहब से बात की तो उन्हें भी शहरयार में कोई बुराई नजर नहीं आई थी। दूसरी जानिब शहरयार बिल्कुल अनजान था कि उसका रिश्ता किस आफत की पुड़िया से तय हो रहा है। उसने तो पूछने की जहमत नहीं की थी। उसे नहीं मालूम था कि उसकी मंगनी मंशा से होने वाली है। दूसरी तरफ मंशा का रो रो कर बुरा हाल था कि वो मर जाएगी, लेकिन इतनी कम उम्र में शादी नहीं करेगी, क्योंकि वो भी 11वीं जमात में पढ़ती थी। लेकिन आमना बेगम ने इस रिश्ते को गनीमत जाना था कि पता नहीं बाद में उसकी हरकतों का इल्म हो गया तो ये रिश्ता भी कहीं हाथ से निकल न जाए। इसीलिए उसे डांट डपट कर कहा था कि चुपचाप मंगनी की अंगूठी पहन लो, शादी अभी नहीं होगी। दूसरी जानिब रिजवाना बेगम को शादी की बहुत जल्दी थी। वो चाहती थी कि उनकी बड़ी बहू आकर उनका घर संभाल ले। ये नहीं पता था कि मंशा को तो कुछ नहीं आता। बहरहाल आनंद फानंद सब कुछ भी अरेंज हो चुका था। पहली बार दोनों ने एक दूसरे को मंगनी के हॉल में ही देखा था। शहरयार तो जितना हैरान होता उतना कम था और यही हाल मंशा का था। उसके तो वहीं पर आंसू टप टप गिरने लगे कि ये शख्स तो गुस्से का वैसे भी बड़ा तेज है, ये तो उसे सांस लेने की भी इजाजत नहीं देगा। शहरयार कहने लगा, अम्मी आपने इस लड़की को मेरे लिए पसंद किया है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसकी माँ को मंशा में कौन सी खूबी नजर आई, लेकिन वो कहने की ये बहुत अच्छी लड़की है, बिल्कुल तुम्हारे मिजाज के ऐन मुताबिक। शहरयार को तो अपनी माँ की बात समझ ही नहीं आ रही थी और ना यकीन आ रहा था। बहरहाल अंगूठी को पहना चुका था। मंशा ने अपना रुख ही बदल लिया। सब लोग खाने में मसरूफ हो गए। जब शहरयार ने मंशा के कान के पास जाकर कहा, मैं गुस्से का बहुत तेज हूँ, समझी, कोई मेरी चीजों को खामखाही खराब करे तो मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ, इसीलिए मेरे घर आने से पहले अपने हाथों का इलाज करवा कर आना, वरना मैं तुम्हारे हाथ ही
शहरयार ने बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन बात का मफहूम समझा दिया। मंशा काफी डर सी गई थी। मंगनी की रस्म खत्म होते ही यह भी ऐलान कर दिया गया कि शादी 2 महीने बाद है। मंशा ने घर जाते ही माँ से कह दिया कि वो ये शादी नहीं करेगी, मगर उसकी वालदा से डांटना शुरू कर दिया। अब रोज आमना बेगम उसे किचन में ले जाती ताकि उसे कुछ सिखा सकें, लेकिन उसकी दिलचस्पी ना होने के बराबर थी। कभी प्याज जला देती तो कभी आटा गूंदने के बजाय उसकी लई बनाकर दे देती। गलती से पानी ज्यादा डल गया। आमना बेगम तो सर पकड़ कर बैठ गई थी। बहरहाल उसने कहा कि मुझे नहीं सीखना तो नहीं सीखना। शादी में सर पर आन खड़ी हुई जब उसकी कई सहेलियां उसके घर पर ढोलक बजाने और गाने गाने आई थी। हल्ला गुल्ला करने के बाद सब लड़कियां बैठ गईं, जिसमें उसकी शादीशुदा कज़नें भी शामिल थी। हंसी मजाक करते करते उसकी दोस्ती जा चुकी थी, बस शादीशुदा कज़नें ही रह गई थी। कहने लगी कि तुम्हें पता है शादी क्या होती है? मंशा कहने लगी क्या होती है? यही होता है जो हो रहा है, हल्ला गुल्ला। उसकी कज़न कहने लगी जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे शौहर ने रात को एक खास किस्म का दूध का ग्लास पिया था। तौबा तौबा, फिर तो पूरी रात मुझे सोने ही नहीं दिया। दूसरी कज़न कहने लगी हाँ ठीक कह रही हो, शौहर को दूध पीने ही नहीं देना चाहिए वरना औरत की शामत तो पक्की है। मंशा कहने लगी ऐसा भी दूध पी के क्या होता है? उसकी कज़न जो कुछ उसे बताया वो तो बुरी तरह से डर गई थी। जिस दिन उसकी शादी थी एक रात पहले से उसे खौफ के मारे नींद ही नहीं आई। जो बातें उसने सुनी थी वो बेहद घबरा गई थी। फिर अब तक शहरयार का रवैया भी कुछ ऐसा ही था। शादी के बाद जब वो शहरयार के कमरे में बैठी थी तो उसकी वालदा ने सबसे पहले दूध का ग्लास उसके कमरे में ढक कर रखा था और दूध का ग्लास देखते ही उसके होश उड़ गए थे। इसीलिए सोच रही थी शहरयार के अंदर आने से पहले ही दूध का ग्लास कहीं फेंक दे, इसीलिए बेड से उठकर खड़ी हो गई। दूध का ग्लास पकड़ा ही था कि शहरयार कमरे में आ गया। उसे देखकर वो बुरी तरह से सटपटाई। मंशा को बजाय बेड पर बैठे उसे दूध का ग्लास लिए खड़े देख तो वो कुछ हैरान हुआ था। कमरे का दरवाजा बंद करके लॉक करके जब वो मंशा के पास आया तो वो एक कदम पीछे हटी। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? मेरे ख्याल से तो तुम्हें बेड पर बैठे होना चाहिए था। वो कहने की ये दूध का ग्लास है। मंशा समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। शहरयार कहने लगा तुम्हारे लिए नहीं है, इसे मुझे दो। लेकिन मंशा ने वो दूध पीछे कर लिया। खौफ और घबराहट के मारे वो ढके छुपे लफ्जों में बता चुकी थी उसे आज की रात से डर लग रहा है और शहरयार उसे मजीद डरा चुका था। उसके बेहद करीब आ चुका था। उसके होंठों पर अपने लब रखकर रब करने लगा। तुम्हें क्या लगता है बस शादी की रात दूध पीने वाले मर्द ही औरत की जान निकाल सकते हैं? आज मैं तुम्हें बिना दूध पिए ही सब कुछ करके दिखाऊंगा। ये कहकर वो उसे गोद में उठा चुका था और वो बुरी तरह से डर गई थी। शहरयार ये आप क्या कर रहे हैं? मैं गिर जाऊंगी। वो कहने लगा तू गिर जाओ, वैसे भी आज की रात तो बदले की है। बहुत शौक है तुम्हें क्रिकेट खेलने का, आज मेरी बारी है। ऐसे ऐसे शॉट्स मारूंगा कि पहली ही बार में तौबा करोगी, आइंदा मेरे सामने नजरें नहीं उठा पाओगी। ये कहकर वो उसे बेड पर लेटा चुका था, मगर जैसे ही वो बेड पर लेटी फौरन से उठकर बेड की दूसरी जानिब से नीचे उतर गई। मैं आपको अपने पास आने ही नहीं दूंगी। मुझे पता चल गया है आपने मुझसे बदला लेने के लिए ही शादी की है। शहरयार कहने लगा मजाक कर रहा था, चलो बैठो बेड पर। इतनी बड़ी बात तो नहीं थी कि वो मंशा से बदला लेता, लेकिन वो कहने की नहीं मैं आपके पास नहीं आऊंगी, आप मेरे साथ पता नहीं क्या करेंगे। शहरयार कहने लगा बहुत कुछ करूंगा, जल्दी आओ मेरे पास, तंग मत करो मुझे। लेकिन वो बहुत ज्यादा डर गई थी। शहरयार कहने लगा देखो मुझे गुस्सा ना दिलाओ, ठीक है मत आओ मेरे पास, मैं भी कोई मरा नहीं जा रहा तुम्हारी संगत के लिए, लेकिन याद रखना तुम खुद आओगी मेरे पास। वो कहने लगी मेरा क्या दिमाग खराब है जो मैं आपके पास आऊंगी? मैं नहीं आऊंगी। वो कहने लगा मैं भी देखता हूँ कब तक नहीं आती, कब तक जान छुड़वाती हो। ये कहकर वो अलमारी के पास गया, अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम चला गया। कपड़े तब्दील करके वो बेड पर लेट चुका था। मंशा ने शुक्र किया था, फिर अपने कपड़े तब्दील करके वो भी सोफे पर जाकर लेट गई। अगले रोज भी सारा दिन उसने रिजवाना बेगम के साथ गुजारा। वलीमे पर वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, पर शहरयार नहीं चाहता था कि आज की रात भी जाया करे, इसीलिए रात को जल्दी कमरे में आ गया। लेकिन देखा कि वो सब कुछ चेंज करके सोफे पर सोने की तैयारी कर रही है। शहरयार कहने लगा ये क्या बदतमीजी है,
कल भी तुम पास नहीं आई और आज भी कपड़े चेंज कर लिए, किससे पूछ कर किए हैं? वो कहने लगी ताकि आप मेरे पास ना आए। शहरयार कहने लगा देखो मंशा, बहुत हो गया, मैं चाहूंगा तो जबरदस्ती भी कर सकता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है। मंशा कहने लगी मैं शोर भी मचा सकती हूँ, मुझे इतना इजी मत लीजिएगा। बेशक मौसम अच्छा खासा था, लेकिन इतना नहीं कि कंबलियां रजाई ली जाती। शहरयार ने कपड़े तब्दील कर अलमारी से कंबल निकाल कर बेड पर रख दिया। मंशा उसे हैरत से देख रही थी, इस मौसम में कंबल कौन लेता है? उसने एसी ऑन किया और 16 डिग्री पर चला दिया। आधे घंटे में कमरा अच्छा खासा ठंडा हो चुका था कि बिना कंबल के तो कोई सो ही नहीं सकता था। सो तो वो भी नहीं रहा था, देखना चाहता था ये लड़की कब सोफा छोड़कर बेड पर आती है। कुछ देर तो मंशा सर्दी बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने देखा शहरयार सो चुका है, इसीलिए बड़ी एहतियात से बेड के कोने पर आकर लेट गई और कंबल भी अपने ऊपर ले लिया। थोड़ी देर बाद शहरयार ने कुछ कंबल अपने नीचे लिया और यूं किया जैसे बड़ी गहरी नींद में, और करवट बदल ली। कंबल दोबारा से मंशा के ऊपर से उतर चुका था। वो चाहता था कि वो खुद से करीब आए। जब देखा कि कंबल उसके ऊपर से उतर चुका है तो थोड़ा और करीब होकर उसने कंबल लिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके शहरयार अपना कंबल नीचे जमीन पर गिराने लगा और वो उसके करीब से करीब आने लगी। अब वो इतनी करीब थी कि वो अपने हिसार में उसे ले सकता था, और यही हुआ था। उसने उसे पीछे से अपने हिसार में लिया और अपने पीठ और सीने के साथ उसकी कमर लगाई, बाजू उसके पेट पर रखकर उसे मजीद अपने करीब किया। मंशा की तो जैसी जान निकली थी, कहने लगी छोड़े मुझे। कहने लगा तुम खुद आई हो और मैंने कहा था कि खुद आओगी तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें आज। वो कहने लगी सारा कंबल आपने अपने ऊपर लिया हुआ था और एसी इतना तेज क्यों चलाया था? मैंने कहा मेरी मर्जी, कमरा मेरा है, एसी भी मेरा है और तुम भी मेरी हो। देखो ये मत समझना कि तुम्हारे नखरे बर्दाश्त करता रहूंगा। वो अपना आप छुड़वाने लगी। सर्दी लग रही है ना तुम्हें? अभी तुम्हें गर्मी देता हूँ, सारी सर्दी भूल जाओगी। अब वो उसके ऊपर हावी हो चुका था। लड़की खूबसूरत थी, फिर बीवी भी थी, इसीलिए सब्र क्यों करता? इससे पहले कि वो एहतजाज में अपना वॉल्यूम बुलंद करती, वो सबसे पहले उसके होंठों पर काबिज हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पर हावी हो चुका था, मुकम्मल तौर पर उसमें खो चुका था। कुछ देर बाद मंशा का एहतजाज में मुकम्मल दम तोड़ चुका था। एक ही कंबल में दोनों के दिल एक साथ धड़क रहे थे, पसीने से शराबूर हो चुके थे। आधी रात गुजारने के बाद शहरयार ने मंशा को बख्शा था और फिर करवट बदल कर सो गया। जितना वो डर रही थी वैसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि उसने मंशा का बहुत एहसास किया था। सारे वहम मंशा के दिल से दूर हो चुके थे। शादी के चंद दिन तो मंशा को बहुत अच्छा सा लगा, क्योंकि सभी उसके आगे पीछे थे। कुछ भी खाने को दिल चाहता तो दोनों देवर फटाफट से भाभी को लाकर देते थे। पूछते भी रहते थे कि भाभी कुछ खाएंगी तो नहीं, और अभी तक रिजवाना बेगम ने भी उसे किचन का रास्ता नहीं दिखाया था। नाश्ता करने के बाद जब शहरयार अपने ऑफिस चला जाता तो वो अपने देवरों के साथ बैठकर लूडो खेलने लगती। छोटा देवर उससे शायद 2 साल छोटा था, अभी मैट्रिक में था। अलबत्ता बड़ा वाला उससे बड़ा था, इसीलिए मंशा की ज्यादा दोस्ती उमैर से ही हुई थी। रात को जब शहरयार आ जाता तो फिर बाकी का सारा वक्त उसे कमरे से बाहर जाने नहीं देता था। शादी के शुरू के दिन थे, एक दूसरे की संगत बहुत अच्छी लग रही थी। दोनों एक दूसरे में कोई भी बुराई नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरने लगे तो रिजवाना बेगम ने कहा बेटा आज तुम्हारा हाथ मीठे में डलवाऊंगी। ये सुनकर मंशा हैरान हुई। आंटी क्या मतलब, मीठे में क्यों हाथ डलवाएंगी? मेरा हाथ तो जल जाएगा। वो हंसने लगी, कहने लगी अच्छा ये बताओ तुम्हें खीर अच्छी बनानी आती है या फिर मतंजन? और रिजवाना बेगम की शक्ल देखने लगी, कहने लगी मुझे तो बस ये दोनों चीजें खानी आती हैं। रिजवाना बेगम ने पहले तो माथे पर बल डाले, फिर कहने लगी चलो कोई बात नहीं, आओ मैं तुम्हें सिखाती हूँ। उसे किचन में ले गई, लेकिन सीखती मंशा तब जब उसे सीखने में दिलचस्पी होती। फिर भी कुछ कुछ चीजों में साथ देती रही। खाना अलबत्ता रिजवाना बेगम ने खुद बनाया था, लेकिन उसे साथ साथ बताती रही कि कैसे पकता है, लेकिन वो बिल्कुल बेध्यानी से दिख रही थी। रात को जब टेबल पर खाना लगाया तो रिजवाना बेगम ने यही कहा कि आज मेरी बहू ने मेरी मदद की है। शहरयार ने जब पहला नवाला लिया तो कहने लगा आपकी बहू के हाथ का जायका बिल्कुल आप जैसा है। वो कहने लगी अभी तो उसे कुछ आता नहीं, मैं इसे अपने साथ खड़ा करके बता रही थी, कल से ये बनाएगी फिर बताना कैसा जायका है। बहरहाल खाना खाते ही शहरयार मंशा को लेकर आइसक्रीम भी बाहर से खिलाने चला गया। मंशा बहुत खुश थी, लेकिन अगले ही दिन से उस पर जिम्मेदारियां शुरू हो गईं।
शहरयार कहने लगा, देखो मुझे मुलाजमा के हाथ की इस्त्री नहीं पसंद, इसीलिए मेरे कपड़े तुम प्रेस किया करो। और ये कमरा क्यों इतना बिखरा रहता है? रात को जब मैं आऊं तो भी बिखरा हुआ होता है, इसे साथ के साथ सेट कर दिया करो। मुझे ये बिखरा हुआ सामान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मंशा ने पहले तो कुछ नहीं कहा, जैसे तैसे चादर आती थी बिछा दी, चीजें भी एक तरफ रख दी, लेकिन बस एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख देती, संभालती नहीं थी। किचन में भी उसने बस थोड़ा बहुत ही काम किया था। सारी सब्जी तो रिजवाना बेगम ने ही काट कर दी थी, बस उसे बताती गई और वो डालकर पकाती गई। उससे लगा बस यही होता है, इतना सा ही काम होता है, बाकी का वक्त वो उमैर के साथ बैडमिंटन खेलने में गुजार देती, वरना दोनों देवर और भाभी कभी लूडो खेलते तो कभी कैरम खेलते। अब रिजवाना बेगम को मंशा की आदत बुरी लगने लगी थी, क्योंकि वो घर के किसी काम में तवज्जो ही नहीं देती थी। आहिस्ता आहिस्ता रिजवाना बेगम का मूड मंशा के साथ खराब होने लगा। जब शहरयार अपने ऑफिस से आता, कमरा देखता तो बिखरा हुआ नजर आता और वो उमैर के साथ फुटबॉल खेल रही होती। वो तंग आ चुका था, प्यार से भी समझा चुका था कि अब तुम घर की तरफ तवज्जो दिया करो, अपना बचपना छोड़ दो। कुछ दिन तो वो रिजवाना बेगम और शहरयार की बातें चुपचाप सुनती रही, लेकिन एक दिन तो फट पड़ी जब शहरयार ने उसे दोबारा से वही बातें सुनाई कि तुम्हें नजर नहीं आता, 4 दिन से तुमने बेडशीट चेंज नहीं की, तुम जानती हो मुझे ये सब चीजें नापसंद हैं, आपको हर वक्त मुझ में ऐब ही क्यों नजर आते हैं, क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हैं, क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? मंशा ने भी बिना लिहाज की बात की थी। शहरयार उसे माथे पर बल डाले बस देखे ही लगा, कहने लगा, ये किस लहजे और अंदाज में मुझसे बात कर रही हो? मंशा कहने की, तो फिर कैसे बात करूं? मैं आपके आने से पहले चादर बिछा कर रखती हूँ, जितने मुझसे कमरा ठीक होता है कर भी देती हूँ। आपको कहीं ना कोई मिट्टी नजर आ ही जाती है। पूरा दिन आपकी माँ मेरी जान का अजाब बनी रहती है। तुमने खाना ठीक नहीं बनाया, आटा ठीक से नहीं गूंदा, रोटी गोल नहीं बनाई। अरे बाबा, नहीं आता मुझे ये सब, नहीं होता मुझसे ये सब। शहरयार कहने लगा, ये तुम मेरी माँ के बारे में किस अंदाज में बात कर रही हो? देखो, मैं इस किस्म के लहजे और अंदाज को सुनने का आदी बिल्कुल नहीं हूं। बेहतर है कि अपना दिमाग दुरुस्त रखो। शहरयार उसे आंखें दिखाते हुए कहने लगा। टप टप आंसू मंशा की आंखों से बहने लगे। कहने लगी, मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब कुछ। हर वक्त आपको और आपकी वालदा को मुझ में सिर्फ ऐब ही नजर आते हैं। तो क्या खूबी है तुम में? तुम्हारी शादी को 3 महीने गुजर गए, अभी तक तुम्हें खाना ठीक से बनाना नहीं आया। घर में आओ तो अम्मी की एक अलग बहस होती है कि तुम्हें सिखा सिखा कर थक गई है, लेकिन तुम ध्यान नहीं देती। सारा दिन ऑफिस का काम कर करके मैं जहनी तौर पर परेशान हो जाता हूँ। घर में इंसान सुकून लेने के लिए आता है, चाहता है कि जब कमरे में दाखिल हो तो उसे अपना कमरा साफ सुथरा नजर आए, लेकिन शायद तुम्हें साफ सफाई की आदत ही नहीं है। हद दर्जा गलीज किस्म की लड़की हो तुम। अपने कपड़े देखे हैं तुमने? शौहर के आने से पहले यूं अपना हुलिया रखते हैं, शलवार कोई, कमीज कोई, दुपट्टा कोई, वो भी कमर से बांध कर रखा हुआ है। मेरे अलावा मेरे 2 भाई भी इस घर में रहते हैं, मंशा, और इनमें से कोई भी बहुत छोटा नहीं है, जवान है दोनों। अपना दुपट्टा तरीके से लिया करो, और आज के बाद मैं तुम्हें उमैर के साथ ऊट पटांग हरकतें करते ना देखूं। मंशा कहने की, ठीक है, मना कर दूंगी उसे, नहीं खेलूंगी उसके साथ कुछ भी। मुझे नहीं पता था कि आपको बीवी नहीं एक मुलाजमा चाहिए जिसे तनख्वाह भी ना देनी पड़े। ओ शट अप, मुलाजमा वाला कोई काम नहीं करती तुम, समझी ना? मेरी माँ तुमसे झाड़ू पोछा नहीं करवाती, ना ही तुम वॉशरूम धोती हो। ये काम होते हैं मुलाजमा के। बादशाह की बेटी भी होना तो ससुराल में जाकर खाना पकाती है, बावर्ची खाना देखती है, तुम भी यही करती हो। और अपना कमरा साफ करने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने तुम्हें कभी ये नहीं कहा कि मेरे भाइयों के कमरे की सफाइयां करो या मेरी माँ का कमरा जाके साफ करो। सिर्फ यही कहता हूं ना कि अपने कमरे को तुम सिर्फ साफ सुथरा रखा करो। जब आओ चीजें बिखरी रहती हैं। कब सुधरोगी तुम, कब बड़ी होगी? मंशा रोई जा रही थी, वो तंग आ चुका था। कहने लगा, अपने आंसू बहाना बंद करो मंशा, यार प्लीज मुझे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, मैं सुकून चाहता हूँ। वो कहने लगी, मैं भी सुकून चाहती हूँ। अगर आपको ऐसी ही किसी लड़की से शादी करनी थी तो फिर कोई अपनी उम्र की ढूंढते। मेरी उम्र सिर्फ 18 साल है, मैं भी फर्स्ट ईयर में क्लियर भी नहीं कर पाई थी। क्या आपको शादी की जल्दी हो गई? आपकी वालदा को चाहिए कोई 22-23 साल की लड़की ढूंढती जो मैच्योर होती, जो आपके सारे घर के काम काज बड़े आराम से कर लेती। मैं अपने भाइयों की इकलौती बहन हूँ, मैंने कोई काम नहीं किया, अपने भाइयों के साथ बस यही सब कुछ खेला है और मुझे यही सब कुछ अच्छा लगता है। आप चाहते हैं कि बस शादी के 3 महीने बाद ही मैं अपनी उम्र से 5 साल बड़ी हो जाऊं, तो वो मैं नहीं हो सकती।
आप भी मुझे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। शहरयार, मुझसे नहीं होता ये सब कुछ। ये कहते हुए वो सीधी शहरयार के सीने के साथ लग गई, उसकी कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया, उसके सीने पर सर रखकर रोने लगी। मुझसे नहीं होता ये सब, प्लीज शहरयार, मुझे वक्त चाहिए। मंशा के रोने पर वो बेबस सा हुआ था, इसीलिए उसे अपने साथ लगाकर उसकी कमर सहलाने लगा। अच्छा ओके ठीक है, प्लीज रोना तो बंद करो। फिर उसके माथे पर बूसा दिया, उसके आंसू साफ किए, कहने लगा अलमारी से नई चादर निकालो, मैं तुम्हारे साथ लगता हूँ, मिलकर कमरा साफ कर लेते हैं। 10 मिनट में उसने पूरे कमरे का हुलिया दुरुस्त किया, फिर सुकून से बेड पर बैठा, कहने लगा चाय बना दोगी। रोते हुए मंशा ने इस बात में सर हिलाया, फिर उसके लिए चाय भी बना कर ले आई। इस बार चाय बिल्कुल ठीक बनाई थी। पहला घूंट भरते ही शहरयार ने उसकी तारीफ की थी, कहने लगा ये बिल्कुल परफेक्ट है। वो मुस्कुराने लगी, आपको अच्छी लगी? कहने लगा और क्या, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आओ मेरे पास आकर बैठो। फिर उसे बड़े प्यार से समझाने लगा, जिस तरह से अम्मी कहती हैं बिल्कुल वैसे ही काम किया करो। वो कहने लगी आपको यकीन नहीं आएगा, मैं वैसा ही करती हूँ, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं होती। कहती हैं तुम जाहिल गंवार हो, तुम गंवार हो, तुम्हें तमीज नहीं है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं, आपको नहीं पता वो कितनी कड़वी बातें करती हैं। वो शहरयार के कांधे पर सर रखकर बोल रही थी। शहरयार कहने लगा अच्छा ठीक है, मैं अम्मी से कह दूंगा तुमसे प्यार से बात किया करें। कुछ दिन बाद ही मंशा की तबीयत कुछ खराब सी रहने लगी थी। रात को जब शहरयार उसके करीब आने लगा तो कहने लगी प्लीज मेरे करीब मत आइएगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं। कहने लगा तो मैं क्या करूं, मेरा तो मूड है ना, देखो मुझे परेशान मत किया करो। जानती हो जब मर्द बेहद थका हुआ होता है और फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है तो उसकी फ्रस्ट्रेशन औरत ही दूर करती है, औरत की कुर्बत उसे सुकून बख्शती है। इससे पहले कि उसके होंठों पर झुकता जल्दी से मंशा ने अपने मुंह पर हाथ रखा था और बेड से उठकर वॉशरूम भाग गई। खाया पिया सब कुछ निकल गया। जब वो कमरे में आई तो बिल्कुल निढाल सी थी। उसकी हालत देखकर शहरयार भी परेशान हुआ, कहने लगा क्या हुआ, क्या उल्टा सीधा खाया है तुमने, तुम पास नहीं आती ना, सुमैर के बच्चे को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, पता नहीं तुम्हें क्या गंद बला लाकर देता रहता है और तुम खाती रहती हो, देखा ना हो गया ना फूड पॉइजन। वो उसे डॉक्टर के पास ले गया, उसका बीपी लो था। लेडी डॉक्टर ने ड्रिप लगवाने के लिए कहा, साथ में चंद टेस्ट लिख दिए, लेकिन जब उसकी रिपोर्ट आई तो शहरयार को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि मंशा प्रेग्नेंट हो चुकी थी। इस खबर ने तो रिजवाना बेगम को भी खुश कर दिया। उसके दोनों भाई बेहद खुश थे और छोटा वाला तो ज्यादा ही खुश था। कहने लगा अब मैं चचा बन जाऊंगा, जब मेरा कोई भतीजा भतीजी आएगी तो फिर मैं उसके साथ खेला करूंगा, उसे गोद में उठाऊंगा। लेकिन मंशा कुछ घबराई घबराई सी थी। चंद दिन अपनी वालदा के पास रहने चली गई, उसका बहुत ख्याल रख रही थी, लेकिन शहरयार में इतना सब्र नहीं था। अपना कमरा उसे मंशा के बगैर बुरा लग रहा था, इसीलिए 3-4 दिन बाद ही उसे अपने पास ले आया, लेकिन उसका बहुत ख्याल रख रहा था। वही महीना बसंत का भी था और उमैर इतनी सारी पतंग भी लेकर आया था। ये देखकर मंशा के मुंह में भी पानी भर आया, कहने की उमैर मैं भी उड़ाऊंगी। वो कहने लगा ठीक है भाभी, शाम को मैं छत पर जाऊंगा, आप मुझे चाय देने के बहाने आ जाइएगा, फिर हम दोनों पतंग उड़ाएंगे। रिजवाना बेगम ने उस पर मजीद पाबंदियां लगा दी थी। सीढ़ियां नहीं चढ़ोगी, छत पर नहीं जाओगी, एड़ी वाला जूता नहीं पहनोगी, पाँव के बल नहीं बैठोगी, ऐसी कई एहतियातें उसे बताई थी जो उसे बिल्कुल बेमायनी सी लग रही थी। वो बस यही सोचती थी कि पता नहीं इनको क्या है, हर वक्त मेरे सर पर सवार रहती हैं, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। उसने चाय बनाई और सबकी नजरों से बचती हुई ऊपर आ गई। उमैर इस वक्त कभी पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहा था। पतंग हवा में परवाज करने लगी तो वो मंशा के पास आ गया, कहने लगा भाभी ये डोर पकड़े, आप पतंग उड़ाएं, मैं चाय पीता हूँ। मंशा ने आज से पहले कभी पतंग उड़ाई नहीं थी, लेकिन शौक बहुत था। उसने डोरी पकड़ी, लेकिन हवा का बहुत जोर था, उससे पतंग कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। लग रहा था कि तेज धार डोर उसके हाथ पर फिर जाएगी, लेकिन उसने दोनों हाथों से उसे पकड़े रखा, मगर फिर एकदम ही पतंग दूसरी पतंग में उलझ चुकी थी और जल्दी से अपनी चाय छोड़कर उमैर उसके पास आ गया। कहने लगा मुझे पकड़ाएं, आप ऐसा करें पीछे का डोर खोलें जल्दी से, मैं इसे सुलझाने की कोशिश करता हूँ। वो पतंग दूसरी पतंग से हटाने की कोशिश कर रहा था और मंशा डोर वाली रील पकड़े पीछे की जानिब जाने लगी और डोर खोलने लगी, लेकिन पता ही नहीं चला कब वो सीढ़ियों के करीब पहुंच चुकी और एकदम उसका पैर फिसला। पीछे सीढ़ियां थी, डोर हाथ से छुटी और वो अपना तवाजुन बरकरार न रख पाई। कलाबाजियां खाते हुए सीढ़ियों में गिरी थी और एक दिल खराश चीख की आवाज पर उमैर ने भी अपनी पतंग छोड़ दी।
भागा दौड़ा सीढ़ियों में आया था, लेकिन वो बुरी तरह से गिरकर आखिरी सीढ़ी तक पहुंची थी। पेट में शदीद दर्द उठा था। रिजवाना बेगम अपने कमरे में असर की नमाज पढ़ रही थी। जब मंशा के चिल्लाने की आवाज सुनी तो भाग कर बाहर आई। देखा तो वो गिरी हुई रो रही थी और उसकी शलवार भी खून से भर चुकी थी। ये देखकर तो रिजवाना बेगम की जान निकली थी। उन्होंने उमैर से कहा, जल्दी से गाड़ी निकालो, शहरियार को फोन करो, उससे बोलो हॉस्पिटल पहुंच जाए। गाड़ी उमैर ने चलाई थी। हालांकि वो 16 साल का था, लेकिन उसे गाड़ी चलानी आती थी। रिजवाना बेगम उसे करीब हॉस्पिटल में ले गई। वो दर्द से तड़प रही थी। शहरियार को जब पता चला तो सब कुछ छोड़ छाड़ के अस्पताल पहुंचा था, लेकिन जब पहुंचा तो रिजवाना बेगम रोई जा रही थी। कहने लगी, मार डाला तुम्हारी बीवी ने मेरे पोते को। इतना इस लड़की को मना किया कि छत पर मत जाना, लेकिन नहीं हटी। अरे पतंग उड़ाने का शौक था इसे। शहरियार, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो तुम्हारी शादी इस बेवकूफ लड़की से कर दी, जिसे सिर्फ खेल तमाशों के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। मार डाला इसने मेरे पोते को। रिजवाना बेगम रोए जा रही थी और शहरियार गुमसुम था। छोटे से बच्चे के ख्वाब तो उसने भी देख रखे थे। कुछ ही देर के बाद नर्स आई और कहने लगी, आपकी बहू को हमने कमरे में शिफ्ट कर दिया है, आप चाहें तो मिल सकते हैं। लेकिन रिजवाना बेगम ने आंसू साफ किए और कहने लगी, मुझे नहीं मिलना इस लापरवाह लड़की से, मैं घर जा रही। रोते हुए वो उमैर का हाथ पकड़े जा चुकी थी। शहरियार बाहर रखी कुर्सी पर ही बैठ गया, अपना सर पकड़ लिया। अपने आंसुओं पर उसका जब्त नहीं था। अपने बहते आंसू साफ करने लगा, अपने आप पर जब्त करने की कोशिश कर रहा था। उसे मंशा बेतहाशा गुस्सा आ रहा था। कितना समझा कर गया था, ज्यादा चलने फिरने वाला काम मत करना, सीढ़ियां तो बिल्कुल मत चढ़ना। देखो, ये दिन एहतियात के होते हैं, फिर हमारा एक बहुत प्यारा सा बेटा भी तो आएगा ना। क्यों अगर बेटी आ गई तो? मंशा ने माथे पर बल डालकर कहा था। वो भी अपने बाबा की जान होगी। मेरे नजदीक इस चीज का कोई फर्क नहीं है मंशा, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक नन्ना मुन्ना सा खिलौना अब हमारे घर में आ जाए। शहरियार ने उसके कांधों पर दोनों हाथ रखकर उसे अपने करीब करके कहा था, मगर वो घबरा कर कहने लगी, मुझे डर लगता है शहरियार, बच्चा पैदा करना बहुत मुश्किल काम होता है। मैंने सुना है बहुत दर्द होता है, और मुझे नहीं लगता कि मैं बच्चा पैदा कर पाऊंगी और इतना दर्द सह पाऊंगी। पता नहीं इतनी जल्दी ये सब कुछ क्यों हो गया। शहरियार, वो परेशान थी। जब भी परेशान होती थी शहरियार के साथ लग जाती थी। इस वक्त भी हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम में लेटी हुई रो रही थी। उसे लगा था शहरियार उसे अपने साथ लगाएगा, उसका सर सहलाएगा, उससे तसल्ली देगा कि कोई बात नहीं, अल्लाह को यही मंजूर था। शहरियार पहले तो खुद पर कंट्रोल करता रहा, लेकिन जब अंदर आया तो देखा कि मंशा बहुत रो रही थी। वो उसे गुस्से और ताज्जुब से देख रहा था। उसने शहरियार का हाथ पकड़ा और कहने लगी, शहरियार, ये क्या हो गया? वो कहने लगा, वही तो हुआ है जो तुमने चाहा था। यह सुनकर वो ताज्जुब से शहरियार को देखने लगी और ये कहने लगी, क्या मतलब है आपका? आप लोगों को लगता है कि मैंने ये जानबूझ कर किया? वो कहने लगा, छत पर क्या करने गई थी? मना किया था ना मैंने तुम्हें भी मना किया था ना। मेरी बात की कोई अहमियत नहीं तुम्हारे नजदीक? तुम्हें मेरी अम्मी ने मना किया था, उनकी बात की कोई औकात नहीं तुम्हारे नजर में? क्यों गई थी तुम छत पर? वो बड़ा गुस्से से बोला था। मुझे कहने की, मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा शहरियार, मैंने जानबूझकर तो कुछ भी नहीं किया ना। वो कहने का, क्या ही कहूं अब, तुम्हें पता है तुमने क्या खो दिया? मंशा, तुम्हें एहसास है तुमने मेरे बच्चे को मार डाला अपनी बेएहतियाती की वजह से। कहने, आप मुझे माफ कर दे, लेकिन मेरा कसूर नहीं था, ये सब कुछ एक हादसा था, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वो कहने लगा, हाँ, तुम कुछ भी जानबूझकर नहीं करती। आज तक मैं तुम्हारी सारी हरकतों को बर्दाश्त करता रहा, लेकिन आज तुम्हारी वजह से जो कुछ मैंने खोया है ना, मैं वो तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ये कहकर उसने जेब से मोबाइल निकाला और आमना बेगम को फोन किया। कहने लगा, मंशा हॉस्पिटल में है, आपकी बेटी ने मेरे बेटे को जान से मार डाला, इसीलिए मेरे घर में अब आपकी बेटी की कोई जगह नहीं है। मैं हॉस्पिटल का बिल पे करके जा रहा हूँ, इसे आप आकर संभाल लें और जब ये ठीक हो जाए तो अपने घर ले जाइएगा। मेरे घर में फिलहाल इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। यह सुनकर मंशा कहने की, आप क्या कह रहे हैं?
वो कहने लगा मैं मजीद तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता, अपना बचपन अपने घर तक रखो। ये कहकर वो कमरे से निकल गया। मंशा उसे पुकारती रह गई, लेकिन वो जा चुका था। कुछ ही देर में आमना बेगम और उसका भाई हॉस्पिटल पहुंच गए थे। आमना बेगम ने बेटी को रोते हुए देखा तो वजह पूछने लगी। वो कहने लगी अम्मी मेरा कोई कसूर नहीं था, मैं नहीं जानती थी कि पीछे सीढ़ियां हैं, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, लेकिन शहरियार कह रहे हैं कि मैंने जानबूझकर उनके बच्चे को मार डाला है। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। मंशा के दोनों भाई कहने लगे हम उस शहरियार के बच्चे को छोड़ेंगे नहीं। ये होता कौन है? हमारी बहन को धमकियां देने वाला। हमारी बहन हम पर बोझ नहीं है। अरे किस्मत में नहीं था तो नहीं आया बच्चा, अगर अल्लाह को मंजूर होता तो कुछ भी हो जाता, वो रूह दुनिया में आकर ही रहती। इस बच्चे ने नहीं आना था तो नहीं आया। वो होता कौन है हमारी बहन पर इल्जाम लगाने वाला? दोनों भाई गुस्से से बिफरे पड़े थे। कुछ ही देर में मंशा की छुट्टी हो चुकी थी। वो उसे लिए घर आ गए थे। कहने लगे अम्मा हम दोनों शहरियार के घर जा रहे हैं, उसका गिरेबान पकड़कर उसकी तबीयत साफ कर देंगे। लेकिन मंशा ने जाने से मना कर दिया। कहने की नहीं भाई, आप शहरियार से कुछ नहीं कहेंगे, प्लीज मुझे अपना घर खराब नहीं करना। आप गुस्सा करेंगे वो आपसे ज्यादा गुस्सा करेगा, नतीजा क्या निकलेगा ये आप भी जानते हैं और मैं भी। आमना बेगम कहने की मंशा ठीक कह रही है, हम अपनी बेटी का घर खराब नहीं कर सकते। दोनों भाई इश्तियाल में थे, लेकिन मंशा ने कुछ नहीं कहने दिया। दूसरी जानिब रिज़ाना बेगम ने सारा कसूर मंशा पर ही डाला था। शहरियार का दिल बहुत ज्यादा खराब हो गया था। वो सोचने पर मजबूर हो गया था कि शायद ये लड़की कभी भी मैच्योर हो ही नहीं सकती। रिज़ाना बेगम ने भी रोज यही बहस शहरियार से शुरू कर दी कि तुम उसे छोड़ दो, ये तो कभी भी हमारी नस्ल आगे नहीं बढ़ाएगी। दोनों भाई चुप थे। उमैर ने बस जरा सी बात की कि मेरा कसूर था, मैंने भाभी को बुलाया था, प्लीज आप उन्हें सजा मत दे। लेकिन उसकी बात भी किसी ने नहीं सुनी। रिज़ाना बेगम कहने लगी तुम चुप रहो, तुमने कहा और वो पहुंच भी गई, क्या उसमें अकल नहीं थी? वो चुप हो गया। शहरियार का दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, इसीलिए गुस्से में आकर उसने एक तलाक का नोटिस मंशा के घर भिजवा दिया। अब तो उसके दोनों भाइयों का गुस्से से बुरा हाल था। मंशा तो यूं थी जैसे पत्थर की हो चुकी थी। उसे लगा था शहरियार का ये वक्ती गुस्सा है, जो ठीक हो जाएगा तो वो उसे लेने आ जाएगा, लेकिन उसने तो उसे एक तलाक दे दी थी। उसके भाई तो गुस्से से बिफरे बैठे थे। आमना बेगम सर पकड़कर रोने लगी। दोनों भाई शहरियार के घर पहुंच गए थे। दरवाजा चौकीदार ने खोला तो वो गुस्से से अंदर दाखिल हुए। रिज़ाना बेगम तो उनके मुंह भी लगना नहीं चाहती थी, इसीलिए कमरे में चली गई। शहरियार कहने लगा क्यों आए हो आप लोग यहाँ पर? वो कहने लगा तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम बहन को तलाक दोगे? कामरान ने उसका गिरेबान पकड़ लिया। वो कहने लगा कामरान मेरा गिरेबान छोड़ो, वरना गिरेबान पकड़ना मुझे भी आता है। तुम्हारी बहन ने क्या किया? उसे अपनी गलती का जरा भी एहसास है? अब्बास कहने लगा उसका कोई कसूर नहीं था, ये सब किस्मत में लिखा था। वो कहने लगा जब तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ ऐसा करेगी ना, तब पूछूंगा तुमसे कि तुम्हें कैसा लगता है। अपनी बहन पर बात आ रही है ना, इसीलिए तुम्हें अच्छी नहीं लग रही, सच्ची लग रही। उसने जानबूझकर सब कुछ कहा, वो ये चाहती नहीं थी। पहले भी मुझे कह चुकी थी कि वो ये बच्चा पैदा कर ही नहीं सकती, वो नहीं संभाल सकती, उसकी नीयत ही नहीं थी। उसे हर वक्त खेलना कूदना पसंद था, इसीलिए उसे अपने घर पे रखो, जब उसका बचपना खत्म हो फिर किसी के पल्ले बांधना। कामरान कहने लगा मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, लेकिन शहरियार अपना गिरेबान झटके से उससे छुड़वा चुका था। कहने लगा चूड़ियां मैंने भी नहीं पहन रखी, हाथ तो लगाकर दिखाओ मुझे, मुंह तोड़ना मैं भी जानता हूं। मैं शराफत से और अदालत के जरिए से ये काम कर रहा हूं। बेहतर है कि मुझे इस बात पर मजबूर ना करो कि मैं पुलिस कंप्लेन करूं। दोनों भाई गुस्से से बेचोताब खाते हुए वापस आए थे। मंशा बिल्कुल पत्थर की बनी थी, अभी भी गुमसुम बैठी थी। आमना बेगम ने कहा बेटा कुछ खा लो, तो नफी में सर हिलाने लगी। कहने लगी नहीं, अब तो मुझे भी लग रहा है कि मैंने ही अपने बच्चे को मार डाला, मैं ही उसकी कातिल हूं। शहरियार ठीक कह रहा है, मेरे साथ उसे यही करना चाहिए था, उसे मुझे तलाक ही देनी चाहिए थी, मैं इसी काबिल। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी।
अब्बास और कामरान गुस्से से अंदर आए, कहने लगे ये क्या तलाक देगा हमारी बहन को, हम खुद खुला का मुकदमा करेंगे। मंशा कहने की मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मैं शहरियार के बगैर नहीं रह सकती। अब्बास कहने लगा तुम पागल तो नहीं, वो तुम्हें इतना बुरा भला कह रहा है, तुम्हारे माथे पर तलाक का धब्बा लगाना चाहता है, और तुम कह रही हो कि तुम उसके साथ रहोगी। वो कहेंगी हाँ, मैं उससे बात करूंगी, उसकी मिन्नत समाजत करूंगी, उसे मना लूंगी, लेकिन मैं तलाक नहीं लूंगी। अब्बास कहने लगा नहीं, तुम उस कमीने इंसान की मिन्नत समाजत नहीं करोगी। हमारी बहन कोई गिरी पड़ी नहीं, इससे ज्यादा अच्छा इंसान है दुनिया में। मैं तुम्हारी शादी अपने दोस्त से करवाऊंगा और वो इनकार नहीं करेगा। हमारी गलती थी कि हमने जज्बात में आकर तुम्हारी शादी शहरियार जैसे नाकदरे इंसान से की। लेकिन रात होते ही उसने शहरियार को कॉल की थी, मगर मंशा का नंबर देखकर उसने फोन नहीं उठाया। वो बार बार मैसेज करती रही कि शहरियार मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर, प्लीज मुझे तलाक मत देना। लेकिन शहरियार का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। चंद रोज उसने बहुत चाहा कि शहरियार उसे एक बार माफ कर दे, लेकिन उसने नहीं किया। इसीलिए उसने भी फैसला कर लिया था कि जब वो चाहता ही नहीं तो क्यों फिर उसके साथ जबरदस्ती का रिश्ता निभाए। अब्बास और कामरान ने उसके सामने बोला कि पेपर रखा था खुला के नोटिस पर। उसने चुपचाप साइन कर दिया और अब्बास ने तो इंतजार तक नहीं किया। अपने दोस्त से बात की और आनन फानन मंशा का रिश्ता अपने दोस्त से तय कर दिया कि जैसे ही खुला होगी, इद्दत पूरी होगी, वो उसकी शादी कर देगा। वो नौजवान एक डॉक्टर था। इस बार डिप्रेशन और टेंशन की वजह से मंशा बेहोश हो गई थी। रात के वक्त अब्बास उसे हॉस्पिटल लेकर गया, लेकिन वहां पर ऑन ड्यूटी वही नौजवान था जो उसका मंगेतर था, जिसके साथ रिश्ता तय हुआ था। वो कहने लगा तुम जा सकते हो, मैं इसका ख्याल रख लूंगा। अब्बास वापस आ गया। एन उसी वक्त वो डॉक्टर जोवान मंशा के प्राइवेट रूम में उसके पास बैठा था। शहरियार कमरे में दाखिल हुआ। इस वक्त वो मंशा के फोल्डिंग बेड पर ही बैठा था और उसके चेहरे के बिखरे बालों को अपने हाथों से पीछे कर रहा था। कमरे में और कोई नहीं था। शहरियार अपने एक दोस्त की खैरियत पूछने के लिए आया था जिसका एक्सीडेंट हुआ था, और कमरे में बस डिजिट का ही फर्क था। उसका रूम नंबर 16 था, लेकिन तख्तियां कुछ लूज थी, इसलिए 19 भी बंद दरवाजे के बाद 16 ही लग रहा था। इसलिए रूम नंबर 16 समझकर शहरियार नंबर 19 में दाखिल हुआ, लेकिन सामने का मंजर देखकर तो उसके होश उड़ गए थे। डॉक्टर निसार उसी वक्त खड़ा हो गया। कहने लगा आप कौन? कहने लगा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो कहने लगा ये मेरी पेशेंट है, मेरी होने वाली बीवी, आप शायद गलत कमरे में आए हैं। यह सुनकर तो शहरियार के होश उड़े थे। वो बाहर निकल गया, अपने दोस्त की खैरियत पूछकर वापस घर आ गया। अब उसे एहसास हुआ था कि मंशा उसके लिए क्या थी। रंगत पीली पड़ी हुई थी, आंखों के गिर्द गहरे हल्के थे, पता नहीं क्यों बेहोश थी। और वो डॉक्टर उसके कमरे में अकेला उसके पास बैठने वाला होता कौन था? वो होता कौन था उसके इतने करीब होने वाला? पूरी रात शहरियार को नींद नहीं आई थी। एहसास हो गया था कि वो भी मंशा के बगैर रह नहीं सकता। अंदर ही अंदर शुक्र अदा कर रहा था कि एक तलाक दी है, लेकिन अगले ही रोज उसे खुला का नोटिस मिल गया था, जिसे उसने फाड़ कर फेंक दिया। मंशा अपने घर में आ चुकी थी, लेकिन अब्बास से बार बार कह रही थी कि वो अब शादी नहीं करना चाहती। इसीलिए भाई खुदा के लिए किसी को झूठा आसरा मत दे। मेरे लिए आसान नहीं है शहरियार की जगह किसी और को देना। लेकिन अब्बास ने कहा हम तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। किसी को उसके जज्बात का एहसास नहीं था। सब अपनी मनमानियां कर रहे थे। रात को डोर बेल बजी थी। चौकीदार ने दरवाजा खोला तो शहरियार अंदर आया था। बार बार मंशा मंशा पुकार रहा था। इससे पहले कि मंशा अपने कमरे से बाहर आकर शहरियार के पास आती, अब्बास और कामरान भी अपने कमरों से बाहर आए और आमना बेगम भी। दोनों शहरियार के सामने खड़े हो गए और कहने लगे यहाँ क्यों आए हो? कहने लगा मुझे मंशा से बात करनी है। तुम लोग होते कौन हो? मेरी बीवी का रिश्ता किसी और से तय करने वाले? और फिर भी वो मेरी बीवी है। वो बड़े गुस्से से बोला था। मंशा अपने कमरे के दरवाजे पर ही खड़ी थी।
अब्बास कहने लगा, नहीं है तुम्हारी बीवी, एक तलाक तुम दे चुके हो। कहने लगा, लेकिन रुजू का हक हासिल है मुझे। कामरान कहने लगा, खुला का नोटिस मिल गया है तुम्हें। कहने लगा, फाड़ कर फेंक भी चुका हूं मैं मंशा के बगैर नहीं रह सकता। सामने ही मंशा दरवाजे पर खड़ी रो रही थी। कहने लगा, और वो भी नहीं रह सकती। ठीक है, मैं गुस्से में आ गया था, नहीं होगा मेरा बच्चा मेरी किस्मत में, लेकिन मैं मंशा को नहीं छोड़ सकता। लेकिन कामरान और अब्बास कहने लगे, जाओ यहां से, हमारी बहन तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। तुम्हारा जब दिल चाहेगा तुम गुस्से में आकर यही कदम उठाओगे। बेहतर है कि अभी कोई इंतहाई फैसला हो जाए। लेकिन उसने पहली बार हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठकर दोनों से माफी मांगी थी कि कुछ नहीं कहेगा उसे। फिर मंशा से माफी मांगने लगा। कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं गुस्से में अंधा हो गया था, लेकिन अब समझ में आ गया कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। उसकी अपनी आंखों में भी आंसू थे। वो कहने लगा, मंशा चलो मेरे साथ, तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगा मैं। दिल में तो उसके भी शहरयार था, इसीलिए चुपचाप उसके साथ चली गई। लेकिन रात को अपना तकिया सोफे पर रख चुकी थी। वो कहने लगा, ये क्या कर रही हो? कहने लगी, बस अभी मेरा इस बात पर दिल आमादा नहीं कि मैं आपके साथ ऐसा कोई भी ताल्लुक बनाऊं। लेकिन शहरयार ने तकिया पकड़कर बैठ के रखा था। फिर उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर ले आया। कहने लगा, रुजू करना लाजमी है, तुम कहोगी तब भी नहीं रुकूंगा। बहुत गलत कर दिया मैंने, बहुत गलत। ये कहते हुए उसकी गर्दन पर अपने लब रख चुका था। लेकिन मंशा पत्थर की बनी हुई थी, आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। शहरयार ने फिर से उससे माफी मांगी थी। उसका और भी ज्यादा ख्याल रखने लगा, लेकिन एक चुप थी जो मंशा को लग चुकी थी। चुपचाप उसके सारे काम करती थी, खाना भी बनाती थी। अब तो रिजवाना बेगम भी उससे कोई शिकायत नहीं करती थी। 19 साल की उम्र में उसने अपने आप को बहुत बड़ा कर लिया था। बचपन तो जैसे कहीं खो चुका था। एक बेटे की माँ भी बन चुकी थी, लेकिन फिर भी शहरयार से ठीक से बात नहीं करती थी, उसके गले नहीं लगती थी, रोकर उसे अपने दिल की हर बात नहीं कहती थी। वो बार बार कहता था कि तुम पहले जैसी क्यों नहीं हो, क्यों इतना चुप रहती हो। कहने की, बस दिल भी एक आईने की तरह होता है शहरयार, उस पर अगर एक बार दरार आ जाए तो पहले की तरह नहीं रहता। और ये लफ्ज तलाक मेरे दिल पर एक अजीब सी दरार डाल चुका है। आप यही चाहते थे ना कि मैं मैच्योर हो जाऊं, अपनी उम्र से बड़ी हो जाऊं। मैंने वो सब कर लिया, लेकिन मैं पहले जैसी मोहब्बत नहीं दे सकती अब। शहरयार को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। औरत का दिल भी तो नाजुक होता है। तलाक लफ्ज ही ऐसा है जिसे अंदर से तोड़ डालता है। शायद वो समझौते की जिंदगी गुजार रही थी। उसके कांधे पर सर रखकर उसके साथ लगकर अब शिकायत नहीं करती थी। इतना शहरयार सोच चुका था कि अपनी आखिरी हद तक कोशिश करेगा ताकि वो पहले जैसी हो जाए। लेकिन आपसे सवाल